हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको करा रहे हैं सीडीपी की यानी कि बाल विकास अध्ययन, जिसकी हमने वन लाइन सीरीज स्टार्ट की है और ये आपको यूट्यूब पर पहली बार मिलेगी, जिसमें आपके जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं आपके आज तक, जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी पूछा गया है, वो सभी क्वेश्चन हम डेली आपको चैप्टर टॉपिक वाइज कराते जाते हैं। डेली आपको 20 से 30 क्वेश्चन डेली आपको शॉर्ट वीडियो में कराए जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर वो किसी भी स्टेट का कोई भी टेट एग्जाम, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। खासकर आपका यूपी टेट और सुपर टेट और आपका यूके टेट और साथ ही आपके एच टेट है, आर टेट है, रीट है, बीट है, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी खास अगर कहा जाए तो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर वीडियो से आपको 1-2 नंबर ज़रूर ही आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज़ पर हम चलेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक बच्चे को कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी लगती हैं, गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा का जो लक्षण है वो क्या प्रदर्शित करता है? तो ये आपका अधिगम अशक्तता को प्रदर्शित करता है। किसको? अधिगम अशक्तता को। ठीक है, जैसे कि सा को वाज लिखता है, इस तरीके का। इसके बाद आता है कि एक औसत बुद्धि वाला जो बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, तो वह भाषा जो बच्चा है वो किस लक्षण को प्रदर्शित करेगा? तो वो आपका पठन अक्षमता यानी कि डिस्लेक्सिया को प्रदर्शित करेगा। वही है कि डिस्लेक्सिया किस प्रकार से संबंधित है? तो जो डिस्लेक्सिया होता है ये आपका पठन विकार से संबंधित होता है। ठीक है, इसके बाद आएगा कि कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो जो बच्चे होते हैं वो शब्दों को सही तरह से समझ ना पाना तथा शब्दों को सही तरह से लिख ना पाना, ये सभी क्या बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान कराते हैं। आगे है कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास होना किसी से संबंधित है? तो ये आपका डिस्लेक्सिया से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद है कि गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता का क्या कहलाती है? तो गतिक कौशलों में अधिगम जो निर्योग्यता है ये आपका डिस्प्रैक्सिया कहलाती है, यानी कि खेल कूद से संबंधित। फिर है कि सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः किस बच्चों में पाई जाती हैं? तो ये जो असामान्यताएं होती हैं ये आपकी सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती हैं जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? तो अगर बच्चा 5वीं कक्षा में और दृष्टिबाधित यानी कि अंधा है, आंखों से दिक्कत है उसे, तो विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य यानी कि सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। ठीक है, आगे रहेगा कि विकृत लिखावट से संबंधित लेखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है? तो लिखावट यानी कि लिखने से संबंधित कुछ होता है तो डिस्ग्राफिया हो जाएगा। ठीक है, आगे आता है कि कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं? तो ये आपका अनुच्छेद 30(1) है। ठीक है, आगे है आपका कि कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन है? तो यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये आपका समावेशन का एक अच्छा उदाहरण करता है। फिर है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कैसे करानी चाहिए? तो उन्हें अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही आपकी जो शिक्षा है वो देनी चाहिए। इसके बाद आता है कि समावेशी शिक्षा किससे संबंधित है? तो समावेशी शिक्षा आपकी कक्षा में विविधता का उत्सव मनाने से संबंधित है। इसी के साथ है कि भारत में संविधान में किसके लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है? तो 6 से 14 वर्ष के जो सभी बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य है। वहीं आता है कि सफल समावेशन के सिवाय किसकी आवश्यकता होती है? तो पृथक्करण की आवश्यकता होती है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आवासीय विद्यालय खोलना ये सबसे अच्छा उपयुक्त है। ठीक है, आगे आता है कि सभी के लिए विद्यार्थियों में सभी की शिक्षा किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकती है? तो समावेशी शिक्षा के लिए ये एक तरीके का प्रचार वाक्य हो सकता है। फिर आता है कि वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, क्यों? तो ये आपका समावेशी शिक्षा से अभिप्राय हो जाता है कि वंचित समूह के बच्चों को भी आपके सभी सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए। फिर है कि आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? तो आप ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सिखाएंगे। कैसे? उन्हें सिखाएंगे कि उन्हें कैसे क्या सीखना है, ये सभी आप उन्हें बताएंगे। ठीक है, फिर आता है कि असंगठित घर से आने वाले बच्चा सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव कब करेगा? जो स्वतंत्र अध्ययन में सबसे ज़्यादा कठिनाई
महसूस करेगा। फिर है कि विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन किसके साथ होना चाहिए, तो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ उनका प्रबंधन होना चाहिए। इसी के साथ है कि जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण में प्रशिक्षित करना चाहिए। इसी के साथ है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषीय होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए, तो संसाधन के रूप में देखना चाहिए एक शिक्षक को। इसी के साथ है कि पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः किस पर आधारित होती है, तो उनके अभिभावकों के चित्तवृत्ति पर आधारित होती है। इसी के साथ है कि एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करती है, तो समावेशी शिक्षक प्रणाली को प्रोत्साहित करती है। इसी के साथ है कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए किसके द्वारा प्रावधान किया गया है, तो वो समावेशी शिक्षा के द्वारा प्रावधान किया गया है। आगे है कि लिंग या जेंडर पक्षपात किसकी ओर संकेत करता है, तो सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़के और लड़कियों में भिन्न व्यवहार को ये आपका जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है। इसी के साथ है कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में और लड़कियां आपके अच्छे हैं, तो यह क्या दर्शाता है, तो ये जेंडर या लिंग पक्षपाती दर्शाता है। वही है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है, तो शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अभिसंज्ञान। इसके बाद है कि राज्य स्तरों की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थी को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, तो ये क्या है, तो ये आपका लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। इसी के साथ आज के हमारे जो टॉप 30 क्विक रिवीजन में आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट करे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।